मैं सुबह ऐसा है कि 3:30 बजे तक उठ जाता हूँ। इसके बाद अपना अध्ययन श्वासों के माध्यम से अध्ययन हमारा चलता रहता है कि जैसे श्वास पे श्वास अपना 15 मिनट, फिर गिनती हुआ, सर्किल गिनती हुआ, उसमें गिनती दिए, फिर अपना है तो रामायण पढ़ती रहे। बस रामायण हुआ, भगवत गीता, यही मेरा अध्ययन है। वहाँ की हाई सिक्योरिटी जेल है तो वहाँ मेरी तैनाती की गई थी और राजा कुलंदर भी वहाँ पे मेरे आने के पहले से ही हाई सिक्योरिटी जेल के एक सेल में बंद हुआ करता था। मैं एज अंडर ट्रायल प्रिजनर नैनी सेंट्रल जेल में था। वहाँ पे राजा कुलंदर के बारे में मैंने सुना। लोग जो साथ में इनमेट्स थे वो बोले कि अरे वो राजा कुलंदर है, आदमी को मार के खा जाता है। तो देख करके थोड़ा सा अजीब भी लगता था, डर भी लगता था, लेकिन राजा कुलंदर हमेशा अलग रहते थे। जब भी उससे देखा गया या तो पूजा पाठ करते हुए देखा या लॉ से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हुए देखा। चूँकि उसके अपने अधिकारों की जानकारी थी, कानून की भी जानकारी थी और उसको मालूम था कि जेल में हंगर स्ट्राइक करने से थोड़ा अधिकारी परेशान होते हैं या बात ऊपर बाहर जाती है। तो इन सब चीज़ों को वो एक वीक पॉइंट जो जेल ऑफिसर्स का अक्सर समझा जाता है कि मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊँगा, तो इस किस्म को उसको भुनाता था वो। हर चीज़ मैंने बताया। हम कहा सर मटन के नाम से मुर्गा बिचवाते हैं, लोडिंग बीड़ी बिचवाते हैं आतंकवादियों को, कैसे क्या? हम कहा ये हिंदुस्तान है, वो है ना कि तो तुम इसको बना दो कि पाकिस्तान। एक से एक थे कहें कि दिल्ली तक गूंजेगा। हम कहा पहले लखनऊ गुजा लो, समझ में आ जाएगा। हम कहा था गाय हमारी माता है, गाय को खाता है, कैसे हो जाएगा? तो आतंकवादी है, अपना हिंदुस्तानी तो नहीं, अपना हिंदुस्तानी भाई भी तुम वहाँ बना रहे हो पाकिस्तानी को। तो मुझे लगा लास्ट में जब हम निकल के है कि उसने हम लोगों से ज़्यादा ले लिया, लेकिन जो इनपुट मुझे उसने दिया वो बहुत नॉर्मल किस्म का था, बल्कि वो इनपुट मुझे दूसरे लोगों ने भी दिया। तो बाद में लगा कि हाँ ये एक तरह से डबल क्रॉस जैसा कर रहा था। अब ये लोग जीनियस लोग क्या समझेंगे? उनको तो अपने अहंकार में रहते हैं कि यार तो आप भी हैं, लेकिन मान लीजिए कि 100 में 10 समझ रहे हैं तो ना के बराबर। अब जिससे आपसे हमसे संवाद हुआ तो आप मतलब वो कर लेंगे, समझ लेंगे। अब 100 लोगों में 10 ही तो संवाद हो पाएगा, और जो एक बार संवाद होगा तो अच्छी ढंग समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा तो कहेगा अरे खोपड़ा खाने वाला यार ये है। एक यहाँ डिप्टी थे, आए थे शुरू में, पहले झटका हो गई उन्हीं से मुझसे, यार तुम तो खून वून पी लेते थे। हम कहा आप साथ में थे क्या वहाँ देखने के लिए? तो उनको बुरा लगा। तो जब परेड हुआ, मोबाइल लेके गया, अपना मिला रहा था बात। मैंने उससे यही पूछा, हम कहा आप हैं क्या सर? कल मैं भी बंदी हूँ। पकड़ा दिया एक हाथ। हम कहा साले बंदियों को जेल में लगाओगे, मोबाइल अवैध चला। अब वो बेइज्जती तो उसकी हो गई। क्यों बताया मुझसे एक बंदी हूँ? तो बंदी का तलाव है नहीं जेल। हम कहा इसको बताना था मैं डिप्टी हूँ, भाई सिविल में आया है, गलत बताओगे। तब सो दिखाई नहीं पड़ा, ट्रांसफ़र चला गया। तो नैनी में 16 साल तक था। तो वहाँ जो अधीक्षक थे बताना श्रीवास्तव थे, श्रीवास्तव घटना थी, तो उनका भी निर्णय था कि इसको भीड़ में रखो, कुछ अगर उडंडी हो आएगा तो इसको पिटवाएंगे। हम कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं 2 साल तक पब्लिक में रहा। तो शिकायतें ने कोई भाई, हर आदमी हमारे ऊपर आकर्षण होते गए। अब जैसे कोई गरीब है, देखा कहा भैया कोई नहीं। फिर मैंने उसकी अपील बनाया, हाई कोर्ट में अपील किया, फिर उसकी मैंने बिल कराया। तो अब सोचिए फिल्म हुआ, जब 1-2 के ऐसे हो गया तो काफ़ी चर्चित हो गए। अब हर आदमी आ जाए मदद के लिए, तो मेरे अध्ययन में दिक्कत रहे। तो फिर एक याज्ञवेंद्र शुक्ला आए, तो मैंने उससे बताया, कहा सर मेरी यहाँ तपस्या में दिक्कत होती है, विघ्न होती है, अगर आप चाहें तो हमें एकांत में रख दीजिए किसी जगह। वो बोला कि ऐसा है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, स्वेच्छा से मैं रखूँगा। भाई ऐसे तो है नहीं रख सकता, आप इतने अच्छे सुलझे हुए हैं। तो वहाँ एकांत में रखने के लिए या मेंटल होता है या उनको रखा जाता है या उडंडी होता है। तो बताएं लिखिए। तो मैंने एप्लीकेशन लिख के मैं अपनी स्वेच्छा, भाई उनको भी दिखाना, तो मैंने स्वेच्छा से लिख दिया। तो उनको एक रूम मुझको सेपरेट दे दिए। और इनके एक सदानंद जी थे, प्रभु जी इनके गुरु थे, तो अपना वही जय सदानंद प्रभु, जय सदानंद प्रभु। हम कहा ठीक है भाई, अगर हम और अपनी टिप्पणी बताएंगे तो उनकी तो इच्छा होगी नहीं मानने की। तो जब मैं समझदार तो उन्हीं के भाव में मैं चलूँगा, ये तभी तो होगा प्रेम। भाई कैसे प्रेम होगा? अगर हम विरोध करेंगे तो प्रेम कहाँ होगा? भगवान हृदय में है आपके, ठीक है। जब ये उसमें आ जाएंगे तो स्वयं आप बोलेंगे नहीं ये ऐसे वैसे करो, ठीक है। पब्लिक के देखने में आध्यात्मिक ऐसा लगता है, मेंटल जैसा लगता है, पर मेंटल से निर्मुक्त है। अगर वार्तालाप करने लगेगा, अरे कहेंगे यार वो तो मूड कटवा पगला है ना, लेकिन मुझसे किसे उसको है ना वो दिखाई पड़ रहा है। तो
आप भगवान से बात कर लेते हैं? बात बस हो गया। वो अब इतना न पूछे, बस समझा कि लीक आउट हो जाए। ये हमारी आपकी मतलब गोपनीय बात है कि किसी का कुछ करना है अपना शांतिपूर्वक रहो, निमित्त मात्र तुम रहो बस। देखिए, राजा कुलंदर शुरू से ही अपराध के जरिए राजनीति में प्रवेश करना चाह रहा था। खुद को वो कोलों का राजा मानता था, इसीलिए उसने डायरी में राजा की डायरी लिखा था। उसका नाम तो वास्तविक रूप से राम निरंजन था, लेकिन राजा कुलंदर यानी कोलों का राजा, उसकी जो दिमाग की बनावट थी वो एक अलग किस्म की थी। वो खुद को राजा महसूस करता था, इसीलिए जब हत्याएं करता था तो उनको एक सजा सुनाने जैसी बात थी और उनके नाम दर्ज करता था। उसे लगता था कि हत्या करके उसने एक न्याय किया है, एक राजा का व्यवहार किया है, इसीलिए वो खुद न्याय करता था, खुद फैसला कर देता था। नहीं, राजा साहब कहते हैं। हमको राजा भैया दुलार से, जैसे घर में सबसे मैं छोटा था, इसलिए। और कहीं किसी लिखा पढ़ी नहीं कि मैं ये राजा कुलंदर लिखता हूँ, समझे। अब ये देखिए, जो यहाँ वाला और तो मुकदमे मेरे राम निरंजन के नाम से है, लखनऊ वाला राजा कुलंदर के नाम से, इसलिए कि ऐसा लगता है कि इन्होंने ठीक से है ना किया जांच। फोन से सुना, अंत वाला उसी को बना दी, फिर अंत में अरे अच्छा उर्फ बना दिए राम निरंजन। कुलंदर कितनी क्रिमिनल मेंटलिटी का था, इससे जाहिर होता कि उसने अपने बच्चों का नाम अदालत, जमानत, आंदोलन, एक बेटा था जिसका नाम अदालत, दूसरा बेटा था जिसका नाम जमानत, तीसरी बेटी थी जिसका नाम आंदोलन था। पुराल में उस समय एक मुकदमा जीते थे अदालत से, हाई कोर्ट ने कहे हम अदालत में जीत गए। हम कहा चलो इसको आज गए तो अदालत से ये खुशी थे। और जमानत का नाम? हाँ, उसकी जमानत तो ऐसे ही था, लेकिन उसका नाम एक्चुअली नवीन कुमार था। और फिर नाम भी था एक अलग ढंग के, कि ताकि ये किसी से मिले न। उत्तर प्रदेश पुलिस का मानना है कि राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर एक शातिर दिमाग वाला अपराधी है, जो बड़ी चालाकी से अपनी कहानियों पर यकीन दिला देता है, पर न्यायालय तो सबूत मांगती है। पुलिस को लखनऊ से चोरी की हुई टाटा सुमो राजा कुलंदर के पास से ही मिली है। उसके पास ये गाड़ी कहां से आई? क्या पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का भी इस टाटा सुमो से कुछ लेना देना था? मेरे गाड़ी कुछ नहीं थी, स्कूटर एक सांसद का जो था टाटा सुमो, उसी से हम लोग सब प्रचार करते थे, आते थे। चित्रकूट का एक दिखा रहे हैं कि जीप लाए थे। अब ये जीप हमारे विजय बहादुर सिंह एक थे, वो जीप बेचारे रिटायर हुए, जीप लिए थे, तो सवारी वारी ढोते थे, कभी कभी ला के अपना रोक लेते थे, तो उसको हम भी इस्तेमाल कर लेते थे। इस्तेमाल लेके अपना यार कुछ लगा काम चुनावी क्षेत्र में अपना कर लेते थे। जब मैंने टाटा सुमो, जिस पे टाटा सुमो मिली थी, जिससे पकड़ा गया था, तो उसके विषय में जब मैंने पूछा तो इसने बताया कि मेरी पत्नी बीमार हो गई थी और पत्नी को लेकर के मैं लखनऊ गया था। वहाँ से मैंने चूँकि आना था एक गाड़ी हायर की, तो उसमें जो ड्राइवर था वो रवि था और शायद गाड़ी मालिक मनोज था। 23 जनवरी 2000 की घटना है। कुछ लोगों ने पैसेंजर्स बता करके और पेशेंट बता करके उन्होंने इलाहाबाद के लिए गाड़ी को बुक किया। हमारा आवास चूँकि लखनऊ इलाहाबाद हाईवे पर ही पड़ता है, तो 5 से 6 के बीच में गाड़ी हमारे घर पे आकर के खड़ी होती है। हमें ऐसा लगा कि कुछ शायद नॉर्मल पेशेंट हैं, तो हमने उन सब लोगों को चाय वगैरह पिलवाई और तब तक ये लोग अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके आए और शाम को 6 बजे के आसपास गाड़ी हमारी इलाहाबाद के लिए निकली। ये हुआ कि 3 साढ़े 3 घंटे में हम इनको छोड़ करके और पुनः वापस आ जाएंगे। हम लोगों के मन में एक शंका जाहिर हुई जब गाड़ी 10 बजे के आसपास नहीं आई, तो घर में तमाम तरह के दिमाग लगने लगे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बदमाशों के चक्कर में गाड़ी फंस गई हो या कौन लोग हैं, क्योंकि कोई कांटेक्ट उस समय होता नहीं था। रात में जब गाड़ी नहीं वापस आई तो हम लोग घर से अपनी गाड़ियों से, साधनों से गाड़ी को सर्च करने उसी दिशा की ओर निकल पड़े, यानी अपने घर से रायबरेली टू इलाहाबाद। राजा कुलंदर ने बताया था कि टाटा सुमो लेकर के आ रहे थे, तो इरादा मैंने बदल दिया अपना कि इन दोनों को मार करके फेंक देंगे, गाड़ी हायर कर ले, जो कि गाड़ी मेरे पास है नहीं, तो गाड़ी रख लेंगे अपने पास। कुछ शंकरगढ़ के फिर आगे जा करके कुछ भौगोलिक स्थिति जंगल जैसी हो जाती है, वहाँ पे मैंने उसके ड्राइवर कंडक्टर दोनों को मार के फेंक दिया सर, और गाड़ी अपने पास रख ली। गाड़ी को सर्च करते हुए हम लोग इलाहाबाद पहुँचे। हमारे रायबरेली से भी हमारे साथ मीडिया के बहुत सारे लोग थे, तो उन लोगों की वजह से इलाहाबाद के भी मीडिया के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। उसमें धीरेन्द्र सिंह जी भी थे और सबको बताया गया कि हमारी गाड़ी का कलर ऐसा है वैसा है। हम लोग जब ये FIR वहाँ करा के वापस आए तो धीरेन्द्र ही वह व्यक्ति थे जिनको ये पता हो गया कि ये गाड़ी
हमारी है। कुलंदर हीनियस क्रिमिनल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सीरियल किलर्स तो अलग अलग मकसद के लिए हत्याएं करते हैं, लेकिन इसका मकसद पावर गेन था। तो पैसा कमाने की भूख और पावर गेन की जो ललक है उसके भीतर, उसी ने उसको अपराध की ओर ठेल दिया था। जुर्म तो एक इंसान करता है, लेकिन उसका खामियाजा पूरे समाज को न जाने कितने सालों तक भुगतना पड़ता है, ये कहना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं लगा कि उसको राजा कुलंदर कोई पश्चाताप है, कुछ भी नहीं। जिस दिन उसको सजा हुई उस दिन भी हम गए थे, तो जब वकील लोग जो है फोटो खींचने के पत्रकार लोगों को करे, तो तुम लोगों की वजह से मैं फंसा हूँ। ये मीडिया और लोगों का फैसला है और हम जो है निर्दोष हैं। अब देखिए, जो मेरा कोई इच्छा नहीं कि मुझे रिहा करें या ना करें, अब जो आरोप लगा दिए हैं और जब निर्णय होगा तो अपना निकलेंगे, तो अध्यात्म तो है ही है। नहीं तो अब जेल से छूटे नहीं छूटे मेरे लिए फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा राजा कुलंदर अगर ये किसी कारणवश इसको छोड़ा जाता है, पैरोल मिलता है, तो निश्चित ही अपराध करेगा। ये मैं फिर बता रहा हूँ, चूँकि उसका पृष्ठभूमि उसकी वही है। जब अपराध करेगा तो फिर समाज के लिए दुष्कृत बनेगा।